बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने स्टडी फॉर आर्ट्स चैनल पर। जो हम लेके आए हैं वो क्लास 11th के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में छपे हुए हैं। ठीक है, आप वीडियो के एंड तक बने रहे, सारे क्वेश्चन होंगे, सबके आंसर होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीटेड है, आए हुए हैं। ठीक, स्टडी फॉर आर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं आपका अपना आकाश भैया। ठीक है, इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीमे धीमे। ये आपका क्वेश्चन है, मानवतावादी से क्या अभिप्राय है, यानी कि मानवतावादी क्या है, किस तरीके से है। तो देखिए, हम उन लोगों के लिए मानवतावाद का इस्तेमाल किया जाता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन का अध्ययन कार्य करते थे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अध्यापक जो धर्म को प्रमुख ना माने, किसको, धर्म को प्रमुख ना माने। जब धर्म प्रमुख नहीं होगा तो अन्य विषय, अन्य शब्दों पर भी उसका क्या होगा, ज्ञान होगा, पकड़ होगी, जिसको मानवतावादी कहा गया। और ये बेसिकली एक लैटिन शब्द से बना है जिसको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, ह्यूमैनिटीज से बना है। और वही चीज आ गई कि विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है धार्मिक शिक्षा, नई संस्कृति 19वीं शताब्दी में मानवतावाद की संज्ञा दी गई। ठीक है, विकास की दृष्टि से धार्मिक शिक्षा जरूरी नहीं थी, बल्कि जरूरी क्या थी, व्याकरण, कविता, इतिहास, विज्ञान, नीति दर्शन, अर्थशास्त्र, अलंकार शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं इसको हम मानवतावादी ह्यूमैनिटीज कहते हैं, जिसको तुम शुद्ध साधारण भाषा में आर्ट्स कहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, लियोनार्डो दा विंची क्यों प्रसिद्ध था। भैया एक व्यक्ति था, क्यों प्रसिद्ध था, सिंपल सी चीज थी, क्यों, क्योंकि एक चित्र का विशेषज्ञ था, ये आर्टिस्ट था, चित्र बनाता था और इसने उन चित्रों को यथार्थवाद देने का प्रयास करा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात करी, यथार्थवाद देने का भी प्रयास करा। और इसका जो इंटरेस्ट था वो थी वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान के द्वारा। इन्होंने कुछ चित्र भी बनाए थे जिसको मोनालिसा, बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है, आज भी उस पेंटिंग का नाम लिया जाता है कि हाँ मोनालिसा एक पेंटिंग है। ठीक है, द लास्ट सुपर पे एक सबसे बड़ा इनको क्यों याद रखा जाता है कि आज हम जो हेलीकॉप्टर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हेलीकॉप्टर के पंख ऐसे होते हैं ना, विंग्स ऐसे होते हैं ना जब हम उड़ते हैं। तो इन्होंने एक चिड़िया को देखा, कबूतर को, उसके पंखों के ऊपर रिसर्च करी और जब उन्होंने उसके पंखों के ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि एक उड़ कैसे रहे हैं, इनकी शेप कैसी है। तो इसीलिए उन्होंने एक उड़ने वाली मशीन का डिजाइन बनाया, एक परिकल्पना करी कि आदमी आसमान में उड़ पाएगा, लियोनार्डो दा विंची ने। तो इन्होंने उस चीज को डिजाइन बनाया और आज वो मशीन तैयार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुनर्जागरण क्या है, प्रमुख कारण के वर्णन कीजिए। देखो, पुनर्जागरण मतलब किसी का होता है दोबारा से जीवित हो जाना, पुनर्जागरण कहलाता है। और ये लगभग यूरोप के अंदर आया था। और क्यों आया था ये हम बताते हैं, उसके पहले बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जब मानव समाज अपनी पुरानी संस्कृति और राजनीतिक अवस्थाओं से जागकर, नवीन उपयोगी से जागकर परिवर्तन के लिए उत्सुक हो जाता है। यानी कि पुरानी संस्कृति और पुरानी राजनीतिक अवस्थाओं से जागकर और जब नई चीजों का उपयोग करके परिवर्तन लाने की उत्सुक हो जाता है तो हम उसको पुनर्जागरण कहते हैं। और ये कब हुआ था, जब प्रचलित जीवन परंपरा में क्रांतिकारी सुधार होने से समाज की काया पलट हो जाती है, तो उस स्थिति को पुनर्जागरण कहलाती है। देखो क्या कहलाती है, जब जीवन परंपरा में क्रांतिकारी सुधार होने और समाज में काया पलट। सिंपल सी बात है कि अभी कोई बोले कि पुनर्जागरण क्या है, हमारे यहाँ पे कर रहे हैं ना पुनर्जागरण कर रहे हैं ना। पहले हम किस चीज का, पैसे के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, नोट का, सिक्कों का। आज हम यूपीआई, भीम, इन सारी ऐपों का कर रहे हैं। हमारे यहाँ पुनर्जागरण आया ना मनी के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, जिसके लिए ये चीज है। ठीक है, इसके कारण क्या है, यूरोप के अंदर सबसे बड़ा कारण था धार्मिक युद्धों का प्रभाव। देखो हमने पढ़ा था कि मध्य युग में जो टाइम था, इस्लाम के और ईसाइयों के मध्य काफी ज्यादा धार्मिक युद्ध हो रहे थे। इस्लाम धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए और ईसाई धर्म की सुरक्षा के कारण अलग धर्म युद्ध हुए। और जब धर्म युद्ध हुए तो ईसाई संस्कृति को क्षति पहुंची, जिसकी वजह क्या हुआ कि उन्होंने अपनी संस्कृति का दोबारा से तैयार करना स्टार्ट करा, पुनरुत्थान करना स्टार्ट करा। और उसने क्या बनाया, एक यूरोप के अंदर
पुनर्जागरण का वातावरण तैयार किया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कर दो चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था सामंतवाद का प्रभाव, आपको पता है सामंतवाद किसको क्या होते थे? वो जो पैसा देते थे, ठीक है, एक फ्यूडल कास्ट होती थी, जो एक अभिजात वर्ग होता था, और वो क्या कहते थे? किसान जो थर्ड तृतीय स्टेट था वो काफी ज्यादा परेशान था बच्चों इनसे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कृषक एवं मजदूर होते जो इनसे ब्याज पे पैसा लेते थे, वो इनसे मुक्ति चाहते थे, और इन्होंने इस मुक्ति को, इस चीज को परिवर्तन करना चाहते थे, और उसमें उस आंदोलन में, पुनर्जागरण आंदोलन में, पुनर्जागरण के समय पार्टिसिपेट करा, और उसमें बहुत जल्दी से आ गया। दूसरा, लोग यहाँ पे शिक्षित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? लोग शिक्षित हो रहे थे, और जब लोग शिक्षित हो रहे थे तो वहां क्या हुआ कि शिक्षा की प्रगति हुई। आपको पता है कि एक, अगर आपको पूरे दुनिया में अंधकार मिटा सकती है तो वो है शिक्षा। तो नवीन ज्ञानों का विचार हुआ, पठन पाठन के लिए पुस्तकों पर बल दिया गया, पुस्तकें पढ़ने लग गए। और फिर आपको पता है कि इसी टाइम गुटनबर्ग ने छापा खाना खोला और छापे खाने की खोज करी, जिसकी वजह से किताबें छपने लगी। और आपको पता है कि सबसे पहले गुटनबर्ग ने क्या छापी थी? बाइबल छापी थी, लकड़ी के सांचों से तैयार करके। और जैतून की फैक्ट्री से क्या आया था? उसे आइडिया आया था कि हाँ भैया एक छापा खाना हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है। धीरे धीरे प्रेस खुलने लगी, बहुत सारी प्रेस खुलने लगी, पुस्तकें छपने लगी, ज्ञान गति से प्रभावित होने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता बढ़ी। और जब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो चीजें जो यहाँ पे पुनर्जागरण के लिए होती है वो काम होगी। आविष्कारों का प्रभाव हुआ, जब नए नए आविष्कार हुए, वैज्ञानिक क्रांति कहलाई, जो कि पुनर्जागरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से पुनर्जागरण काल कहलाया। अगला जो क्वेश्चन है, कॉपरनिकस क्रांति। भैया कॉपरनिकस क्रांति कौन है? आपके सामने डिस्प्ले पे आपका आंसर है, जल्दी 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 लाइक कमेंट ठोक दो ठोक दो ठोक दो। ठीक है, देखो बेटा, कॉपरनिकस क्रांति, अगर मैं आपको कॉपरनिकस क्रांति कराऊं तो देखो, एक व्यक्ति थे कॉपरनिकस, और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। ये तो कॉपरनिकस वाली बात होगी, लेकिन ये था क्या? ईसाई क्या थे? जो ईसाई समुदाय के लोग थे वो ईसाई पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। कॉपरनिकस अपने धार्मिक सिद्धांतों के थे, तो वो नहीं मानते। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? जितने भी ग्रह है वो पृथ्वी की ओर घूम रहे हैं, मतलब कि सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य तो ग्रह नहीं है, पृथ्वी केंद्र है। लेकिन कॉपरनिकस ने कहा पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। कॉपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई था, और उसने द रिवोल्यूनिस किताब की खोज उसने अपनी लिखी थी, जिसमें द रिवोल्यूनिस करा था, प्रकाशित करना चाहता था, लेकिन उसको डरता था कि उसके जो ईसाई धर्म के अधिकारी है वो उसके विरोध कर देंगे, और विरोध कर देंगे तो होगा क्या? उसका विरोध होगा। लेकिन बाद में इसके जो एक शिष्य था उसने अपनी पांडुलिपि उसको दी, उसने इसको छापा, और कॉपरनिकस की खोज करी गई। इसको, किस चीज को? यही चीज कि भैया पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के सभी ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। जो ना आ रहा हो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखो बेटा, इसका एक सिंपल सी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, शताब्दी कोई सी भी हो, महिलाओं की स्थिति वैसी रही है, थोड़ी बहुत सुधरी है, और आज भी लोग सुधार रहे हैं। क्या होता था कि महिला को कुछ अधिकार नहीं दिए गए थे, वो घर के चारों अंदर सिमट के रख दिया जाता था। जैसे कि महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था, कि महिला अपने कोई भी सलाह मशवरा नहीं कर सकती थी व्यापार से रिलेटेड। ठीक है, क्या होता था कि उनके शादी के टाइम पे, लड़कियों की शादी के टाइम पे क्या होती थी, यहाँ दहेज प्रबंध ना हो पाने के कारण, महिला आ गई, यहाँ पे लड़की आना था, कि भिक्षुणी बना दिया जाता था, यानी कि वो मठ वगैरह में चले जाते थे, भिक्षुणी बन जाते थे, साधु संत का जीवन व्यतीत करने लगी थी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी, व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान को चलाने का अधिकार था। कब था? जब उनके पति कोई लंबी दूरी यात्रा पे जाते थे, जिसकी वजह से लंबे टाइम से वापस ना आ पाए, तो दुकान कौन चलाएगा? तो महिला बसती थी, वो महिला चलाती थी। रचनात्मक कार्य किए गए। ठीक है, वेनिस निवासी कांस्ट्रा फैदले, जो यूनानी एक लातिनी भाषा के विद्वान थे, उन्होंने किताबें लिखनी करी। माउंटुआ की मर्चिसा इजाबेला ने दिस्ते कि पति के अनुस्थिति में राज्य का शासक कराता। यानी कि सिंपल सी चीज है कि महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा खास नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों,
जब खास नहीं होगी तो होगी कैसी, नॉर्मली होगी, नॉर्मली से भी बदतर होगी, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ सर्टेन में, जो एक बड़े समुदाय था, अभिजात वर्ग था, उनकी महिलाओं ने यहाँ पे आगे निकलकर बातचीत करना स्टार्ट करा, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी देनी स्टार्ट करी मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। ब्रिटेन में औद्योगिक के दो प्रमुख कारण, औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख कारण। एक तो भैया ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है हमने ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति पढ़ी, उस औद्योगिक क्रांति में पढ़ा कि हमारे पास कोयला था, वहां पे खनिजों की संसाधन थी, लोगों की नीति, और उसके बाद वहां पे समुद्र किनारे बंदरगाहों की फैक्ट्री वगैरह लगने लग गई थी। ब्रिटेन के पास बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने लग गए थे, कर चुके थे। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि 1694 में हुआ था, उद्योग स्थापित करने के लिए उधार आसानी से मिल जाता था वहां पे। इसकी वजह से, ठीक है, कपास कच्चा माल वो दुनिया से लाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा केंद्र बन चुका था औद्योगिक क्रांति से। अब क्वेश्चन जो है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति पर नहर एवं रेल का इस्तेमाल व्यापक हुआ, स्पष्टीकरण कीजिए। बिल्कुल हुआ है, औद्योगिक क्रांति में नहरों एवं रेल का व्यापक तौर पर इस्तेमाल हुआ था, विस्तार भी है, विस्तार हुआ था ना रेलवे का और नहरों का। नहरों का क्यों हुआ था, क्योंकि परिवहन, सड़क परिवहन, नहरों का परिवहन सस्ता और तेज था। देखो भैया, सड़क पर जाते थे तो उन्हें गाय भैंस जो भी बैल वगैरह थे, या फिर जो ईंधन वीधन लगता था वो नहीं लगता था, वो खर्चा बच जाता। यहाँ पे ये लोग नाव बनाते थे और पानी के अंदर कोई उन्हें देना नहीं होता था, कोई किसी भी तरीके से खर्च नहीं देना होता था, आराम से पहुंच जाते थे और तेज पहुंचते थे। धीरे धीरे नहरों से कोयले की भी मांग पूर्ति होने लगी भाई, जहाजों में ले जाके कोयले देने लग गए फैक्ट्रियों में। जो खदान एवं वन क्षेत्र का मूल्य बढ़ाने के लिए, कई लोगों को अपने खदान और वन क्षेत्रों को मूल्य बढ़ाने के लिए, जो भू स्वामी थे वहां के, जो जमीनों के मालिक थे, उन्होंने नहरों का निर्माण कराया। लेकिन एक नहरों की कमी क्या थी कि वो एक सीमित टाइम तक होता था। ठंड एवं बरसात के मौसम में, बाढ़ के टाइम पे नहरों का इस्तेमाल नहीं करता था। वहीं रेलवे की बात करी जाए तो काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि रेलवे का इंजन भाप का प्रयोग होने लगा था। रेलवे किस चीज से होने लग गया था, भाप का। आपको पता है कि भाप के इंजन से पहले बना था, ठीक है। सस्ता एवं तेज था परिवहन था, इसका उपयोग हर मौसम में कर सकते थे, बारिश हो, मौसम हो, चाहे कोई भी हो। रेलवे से क्या माल भी ले जाया जाता था, यात्री को भी ले जाया जा सकता था मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता चल रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। पहला इंजन स्टीम लोकोमोटिव स्टीफंस ने बनाया था, जो कि भाप से चल रहा था, और लगभग इंग्लैंड का अधिकांश भाग, मैं बात कहूँ 1850 तक के टाइम की, तो वो रेल से जुड़ चुका था। 1850 में रेलवे इंग्लैंड का अधिकांश भाग, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से महिला एवं बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आया हुआ है, छपा हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है बच्चों, छपा हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक। यहाँ पे उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण हो गया, क्या, हाँ बेटा, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी ना, जैसे कि उच्च कम्युनिटी की लोग थे, अभिजात वर्ग वाली, उनकी महिलाओं को हो गया। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले जो मजदूरी महिलाएं थी, मजदूर महिलाएं, उनको पुरुषों के मुकाबले क्या कम मजदूरी दी जाती थी। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बच्चों को मशीनों के कारण मौत के मुंह में चले जाते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि बच्चे उन्हीं मशीनों पर रहते थे और मशीनें, दुर्घटना घट जाती थी, ठीक है, मौत हो जाती थी। कोयला के खानों में रास्ता संकरे होने के कारण, छोटे रास्ता होने के कारण बच्चों को भेजते थे, जिनके कारण दुर्घटना का भय बना रहता था। बच्चों को कम मजदूरी देनी पड़ती थी, ज्यादा समय तक बच्चे वहां पर मजदूरी करते थे, ये चीज के वहां पे कारण थे, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, औद्योगिक श्रमिक की स्थिति में कानून के जरिए सुधार कैसे है। देखिए, आज भी हम श्रमिक मजदूरों की बात करते हैं तो उनकी स्थिति कैसी है। उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए भारत सरकार या फिर कोई सी भी सरकार है, वो समय समय पर क्या लेके आती है, कानून लेके आती है कि नहीं लेके आती है, ठीक है। ऐसे ब्रिटेन के अंदर था कि 1819 में श्रमिक कानून लागू करे गए। क्या कहा गया कि भैया जो 9 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको कारखाने में काम नहीं दिया जाएगा। आज 14 वर्ष से भारत के अंदर 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए, 12 घंटे। सोचो उस टाइम 12 घंटे, आज तो 6 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट होती है। फैक्ट्री निरीक्षक यानी कि फैक्ट्री एक सुपरवाइजर की नियुक्ति करी गई, लेकिन वो भी कोई काम की नहीं थी, क्योंकि फैक्ट्री निरीक्षक की सैलरी कम होती थी, और रिश्वत देकर जो फैक्ट्री मालिक होते थे वो लोग क्या करते थे, वो इन नियमों की, कानूनों की अनदेखी कर देते थे। और जब नियम और कानून की अनदेखी करेंगे तो वो तो सारी चीजें चलेंगे। 10 वर्ष से कम बच्चों को खदाने में नीचे काम करने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी कि भैया कम से कम 10 वर्ष का तो होना चाहिए, जब आप क्या कर सकते हो, इनको रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, 2 मिनट में कलर चेंज कर लूं यहाँ पे।
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया? मूल बासिंदे कौन होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ से बाहर से लोग गए थे उन्होंने क्या करा, मूल बासिंदों की जमीन को कम कीमत पर कीमतें खरीदी गई, कम कीमतों पर खरीदी गई। जैसे कि यूरोप से लोग गए थे तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे दोस्तों से दोस्ती वोस्ती करी, कम कीमतों पर खरीद ली। मूलवासियों के जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने अमेरिकी लोगों को शराब की लत लगा दी थी, जमीन ज़्यादा ली जाती थी, पैसे कम दिए जाते थे, आलसी तथा असभ्य कहा गया उनको, ठीक है। मूल बासिंदे छोटे इलाके में कैद कर दिया। ये इसका आंसर था। आप कर देना, इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देना बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिस्ट्री है बेटा, जितना एक्सप्लेन करोगे उतना नंबर मिलेंगे। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या हुआ कि गोल्ड रश का मतलब होता है, रश का मतलब होता है खनन, एक तरीके से माइनिंग, खनन, रश। और गोल्ड मतलब सोना। हुआ क्या कि कैलिफोर्निया में 1840 में सोने के कुछ प्रमाण प्राप्त हुए, चिन्ह मिले, जिसने गोल्ड रश को जन्म दिया। और आपाधापी, आपाधापी मतलब एक आनन फानन में का नाम दिया, और जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग चुटकियों में तकदीर संवारने के लिए अमेरिका पहुंचे। यानी कि जब अमेरिका यूरोप के लोगों को पता चला कि अमेरिका में सोने की खदानें हैं, गोल्ड मिल रहा है, तो लोग पहुंच गए भैया, मुंह उठा के पहुंच गए। और जब वहां पहुंच गए तो बच्चों उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट करा और गोल्ड रशिंग का करना स्टार्ट कर दिया। और जब गोल्ड रश करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग पहुंचे। और यहाँ पे हुआ कि गोल्ड रश से क्या हुआ, वहाँ पे अमेरिका में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, चीनी श्रमिक लाए गए, वहाँ पे नियुक्ति हुई, रेलवे निर्माण का जो सामान बनता था उसके उद्योग लगाए गए, कृषि के लिए यंत्र निर्माण उद्योग कराए गए, कनाडा जैसे नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। ये गोल्ड रश के कारण हुआ था कि गोल्ड रश की वजह से यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है भैया? मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन, एक मजबूत सरकार का गठन करा था। सन 1867 से 1868 के दौरान में मेजी वंश का उदय हुआ था। क्या हुआ? मेजी वंश का उदय हुआ और देश के विभिन्न प्रकार के असंतोष में मेजियों ने पुनर्स्थापना हुई, संतोष में पुनर्स्थापना हुई। कारण क्या हुआ? देश में तरह तरह के असंतोष फैले हुए थे, जिसके बाद इंटरनेशनल व्यापार और कूटनीति संबंध की मांग हो रही थी, ठीक है। कि वो जो संतोष फैले हुए थे, जो पीस नहीं थी वहां पे जापान के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं जापान के अंदर पीस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पीस करने की बात करेगी और व्यापार करेंगे और आधुनिकरण होगा कि जापान में रेलवे लाइन बिछेगी, मशीनों को आयात किया गया, कंपनियों को स्थापित करने में कि कंपनी के कर में छूट दी गई, सब्सिडी में दी गई, पढ़ाई की फीस कम कर दी गई, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सबके लिए स्कूल अनिवार्य कर दिया, आधुनिक विचार पर जोर देने लगे। अब आते हैं कि एक बहुत फेमस लीडर थे सन्यात सेन, और सन्यात सेन के 3 सिद्धांत कौन थे? देखो सन्यात सेन कौन था? एक क्रांतिकारी नेता थे जिसने मंचू की सरकार को हराकर चीन में गणतंत्र की स्थापना करी थी। किसमें? चीनी नेता थे, गणतंत्र की स्थापना करी, ठीक है। और आधुनिक चीन के निर्माता माने जाते हैं, विचारों में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने, ये चीज है। इन्होंने के 3 सिद्धांत का सबसे पहला सिद्धांत था राष्ट्रीय। मंचू वंश को ये लोग सत्ता से हटाना चाहते थे। क्यों हटाना चाहते थे? क्योंकि वो मंचू वंश को विदेशी मानते थे मेरे बच्चों। और जब विदेशी मानते थे तो उन्होंने क्या करा, साथ ही विदेशी साम्राज्यवादियों को चीन से बाहर निकालना चाहा। दूसरा गणतंत्र, और इन्होंने गणतंत्र की सरकार को स्थापित करना चाहते थे, समाजवाद, पूंजी का नियमन करना चाहते थे, भूमि के स्वामित्व लाना चाहते थे, उन्होंने कपड़ा और भोजन और घर और परिवहन जैसी आवश्यकताओं पर जोर दिया। ये सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं? चीन पर अफीम युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? देखो 19वीं शताब्दी में बच्चों, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए चीनी पर अफीम को लादने का प्रयास किया, मतलब कि एक लत लगा दी अफीम की, ओपियम की, ओपियम बार हुआ। दोनों पक्षों में आपसी युद्ध छिड़ गए, और जब युद्ध छिड़ गए तो इसको अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसके प्रभाव काफी ज्यादा गहरे पड़े हैं बच्चों। चीनियों का शारीरिक एवं नैतिक रूप से पतन हुआ, बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया चीन ने, और बाद में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग दिया। अफीम का व्यापार चीन पर बुरे प्रभाव पड़े काफी ज्यादा। चीन वालों को अपना बहुत सा धन अंग्रेजों को युद्ध पूर्ति के लिए देना पड़ा। युद्ध में जब हारे तो युद्ध की देनी पड़ी। अफीम की संधि भी हुई थी युद्ध हारने के बाद। चीनी को हर्जाना के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों को लिए खोलने पड़े थे 1870 के दशक में। क्वेश्चन जो अगला है बच्चों वो है 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या क्या बदलाव किए गए?
अगर मैं विद्यालय व्यवस्था की बात करूं तो उन्होंने, जापान की सरकार ने क्या करा था, विद्यालयों की फीस काफी ज्यादा कम कर दी थी। लड़कों एवं लड़कियों के लिए स्कूल अनिवार्य कर दिया था, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है। माता पिता के प्रति आदर और राष्ट्र के प्रति वफादार और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाने लगी। पेट्रियट राष्ट्रीयता सिखाने लगी और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उन्होंने क्या करा, एक नया तरीके से प्रशासनिक ढांचा तैयार करा गया, नए तरीके से दोबारा से 20 वर्ष से अधिक उम्र के नौजवानों को सेना में अनिवार्य कर दिया गया सबके लिए। लोकतंत्र, संविधान और आधुनिक सेना पर इन्होंने जोर दिया और सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि सीधा राजा के निर्देश में रखा गया कि हाँ, जो भी निर्देश देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों, आपने अभी तक लास्ट वीडियो तक बने रहे उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आए हुए हैं। इसी तरीके से आपके लिए और वीडियो आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए, फॉलो जरूर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।